आज के मेरे वीडियो लेक्चर का विषय है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप अर्थात मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जिसके अंतर्गत हम लोग 3 टॉपिक्स को एक साथ कवर करते हैं। माध्य, माध्यिका और बहुलक, जिनको इंग्लिश में क्रमशः मीन, मीडियन और मोड कहते हैं। मीन, मीडियन और मोड समाजशास्त्र में सामाजिक अनुसंधान के अंतर्गत केंद्रीय प्रवृत्ति की माप की जानकारी अनुसंधानकर्ताओं को होना आवश्यक है, समाजशास्त्र के विद्यार्थियों को होना आवश्यक है। जैसा हम जानते हैं कि सामाजिक अनुसंधान में सामाजिक घटनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। घटना के बारे में प्राथमिक तथ्य अर्थात ऐसी जानकारियां जो कहीं भी उपलब्ध नहीं है, सूचनादाताओं के माध्यम से प्राप्त की जाती हैं। प्राथमिक तथ्य संकलित किए जाते हैं और आगे चल करके इन प्राथमिक तथ्यों का विश्लेषण किया जाता है, वर्गीकरण किया जाता है। विश्लेषण के लिए स्टैटिस्टिकल टूल्स का प्रयोग किया जाता है। सांख्यिकीय जो टूल्स हैं उनका प्रयोग किया जाता है, अर्थात विश्लेषण के लिए मीन, मोड, मीडियन, परसेंटेज जो कि अंकगणितीय टूल है उसका प्रयोग किया जाता है। औसत निकालना, प्रतिशत निकालना, मीन निकालना, मोड निकालना, मीडियन निकालना, कोरिलेशन निकालना, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना, ये सब चीज़ें प्राथमिक तथ्यों के साथ किया जाता है। तो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप की जानकारी होना बहुत ज़्यादा जरूरी है और इसमें हम 3 चीज़ों को प्रमुख रूप से पढ़ते हैं, क्योंकि ये सिलेबस में 3 ही चीज़ें हैं, मीन, मीडियन और मोड। इस व्याख्यान के माध्यम से मेरा मुख्य फोकस इस बात पर है कि मैं आपको मीन के सूत्र, मीडियन के सूत्र और मोड के सूत्र, तीनों के जो फॉर्मूला हैं, तीनों के सूत्र हमको पता होने चाहिए। और जब तक सूत्र की जानकारी हमको नहीं होगी तब तक हम न तो मीन का कैलकुलेशन कर पाएंगे, न मीडियन का कैलकुलेशन कर पाएंगे और न मोड का कैलकुलेशन कर पाएंगे। तो सबसे पहले मैं इस व्याख्यान के माध्यम से आपको मीन अर्थात माध्य के कुछ सूत्र बताने जा रहा हूँ। मीन, मीडियन, मोड तीनों को 3 श्रेणियों में हम कैलकुलेट करते हैं। ये 3 श्रेणियाँ हैं: व्यक्तिगत श्रेणी, खंडित श्रेणी और सतत श्रेणी। व्यक्तिगत श्रेणी, खंडित श्रेणी और सतत श्रेणी। मीन को भी हम तीनों में निकाल सकते हैं। मीन व्यक्तिगत श्रेणियों में निकालते हैं, खंडित श्रेणियों में निकाल सकते हैं, सतत श्रेणी में भी। इसी प्रकार से जो माध्यिका है, मीडियन है, उसको भी हम व्यक्तिगत श्रेणी में निकालते हैं, खंडित श्रेणी में निकाल सकते हैं और सतत श्रेणी में निकाल सकते हैं। और यही बात बहुलक पर लागू होती है। मोड को भी हम व्यक्तिगत श्रेणी, खंडित श्रेणी और सतत श्रेणी में निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मीन के बारे में, और मीन की जो तीनों श्रेणियां हैं, व्यक्तिगत श्रेणी, खंडित श्रेणी और सतत श्रेणी, उनमें क्या क्या सूत्र हैं उन पर हम बात करेंगे। व्यक्तिगत श्रेणी में मीन का फॉर्मूला होता है x बार इज इक्वल टू सिग्मा x अपॉन n। x बार ये सिंबल है मीन का, x बार इज इक्वल टू सिग्मा x अपॉन n। खंडित श्रेणी में मीन का फॉर्मूला है x बार इज इक्वल टू सिग्मा fx अपॉन n। x बार इज इक्वल टू सिग्मा fx अपॉन n। सतत श्रेणी में मीन के 3 फॉर्मूले हैं। सतत श्रेणी का जो मीन होता है उसको हम 3 विधियों से निकाल सकते हैं। डायरेक्ट मेथड, जिसे हिंदी में हम प्रत्यक्ष रीति कहते हैं, शॉर्टकट मेथड, जिसे हिंदी में हम लघु रीति कहते हैं, और स्टेप डेविएशन मेथड, जिसे हिंदी में हम लोग पद विचलन रीति कहते हैं। डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला अलग है, शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला अलग है और स्टेप डेविएशन का फॉर्मूला अलग है। लेकिन खास बात यह है कि मीन हम किसी भी मेथड से निकालें, इसके आंसर पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, आंसर तीनों में एक जैसा ही निकलता है।
प्रत्यक्ष रीति अर्थात डायरेक्ट मेथड में मीन का सूत्र होता है एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। जो खंडित श्रेणी में था वही यहाँ पर डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला होता है। लघु रीति में फॉर्मूला चेंज हो जाता है और ये फॉर्मूला है एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन। ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन। पद विचलन रीति में उन्हें ये फॉर्मूला चेंज होता है और ये फॉर्मूला है एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ डी स्टेप एक्स अपॉन एन इंटू आई। ए प्लस सिग्मा एफ डी स्टेप एक्स अपॉन एन इंटू आई। ये तो इस प्रकार हमने देखा कि मीन जब हम कैलकुलेट करते हैं तो पहले तो हमें ये ध्यान रखना है कि मीन किस श्रेणी का है। व्यक्तिगत श्रेणी का है तो उसमें व्यक्तिगत श्रेणी का फॉर्मूला लगेगा, खंडित श्रेणी का है तो फॉर्मूला अलग होगा, और सतत श्रेणी का है तो वो फॉर्मूला अलग होगा। और जब सतत श्रेणी के मीन की बात आती है तो पुनः हमको ये ध्यान रखना है कि हम उस मीन को किस विधि से निकाल रहे हैं। अगर डायरेक्ट मेथड से निकाल रहे हैं तो उसमें हमको एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। अगर हम शॉर्टकट मेथड से निकाल रहे हैं तो एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। और अगर उसी मीन को हम पद विचलन रीति अर्थात स्टेप डेविएशन मेथड से निकाल रहे हैं तो उसका फॉर्मूला होगा एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी स्टेप एक्स अपॉन एन इंटू आई। ये फॉर्मूला आपका, तो हमने देखा कि ये सारे फॉर्मूला एक दूसरे से अलग हैं और ये डिपेंड करता है कि किस श्रेणी का फॉर्मूला मीन आया है, किस श्रेणी में मीन कैलकुलेट करना है आपको, और सतत श्रेणी में है तो किस विधि से आपको कैलकुलेट करना है। केंद्रीय प्रवृत्ति की दूसरी माप के रूप में मैं बहुलक, जिसे इंग्लिश में हम मोड कहते हैं, मैं ले रहा हूं। बहुलक को जब व्यक्तिगत श्रेणी में निकालते हैं तो इसके लिए कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला नहीं है। भाई ये ध्यान रखना है कि जो वितरण दिया हुआ है आपको, जो संख्या दे रखी है, उस वितरण में ऐसी कौन सी संख्या है जो सर्वाधिक बार आई है। वो संख्या जो सबसे ज्यादा बार आई है वही उस वितरण का बहुलक कहलाती है, वही उस वितरण का बहुलक होती है। उदाहरण के लिए 10 संख्या दे रखी है आपको और उन 10 संख्याओं में 5 4 बार आया है। 5 जो है कितनी बार आया है? 4 बार आया है। और जो संख्याएं हैं वो 4 से कम है, 3 बार, 1 बार या 1 बार भी नहीं, लेकिन 5 जो है वो 4 बार आया है। तो उस डिस्ट्रीब्यूशन का जो मोड होगा, उस वितरण का जो बहुलक होगा वो कितना होगा? 5 होगा। खंडित श्रेणी में 2 कॉलम्स दे रखे होते हैं, एक x कह सकते हैं, दूसरा f कह सकते हैं हम लोग। अब f पर हमको फोकस करना है। पहला स्टेप होगा हमारा खंडित श्रेणी का मोड है कि हमें f में जाकर के देखना पड़ेगा कि कौन सी संख्या ऐसी है जो सबसे बड़ी है। संख्या कई सारी होंगी उसमें, f में पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर, चौथे नंबर पर, 5वें नंबर पर। अब उसमें देखना है कि कौन सी संख्या सबसे बड़ी है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है, सर्वाधिक बारंबारता कौन सी है, ग्रेटेस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है। तो उस फ्रीक्वेंसी को, उस आवृत्ति को हमको गुणा करना पड़ेगा जो सबसे बड़ी संख्या है, और उसके सामने जो दूसरा कॉलम दे रखा है उस कॉलम में कौन सी संख्या है, वो संख्या उस टेबल का मीन होती है, उस डिस्ट्रीब्यूशन का मीन होती है, बहुलक होती है ना। तो 2 स्टेप उसमें होते हैं। पहला स्टेप हम जो लेते हैं खंडित श्रेणी में, वो देखते हैं f वाले कॉलम को, f में सबसे बड़ी संख्या छांटते हैं और उसके सामने दूसरे कॉलम में कौन सी संख्या दे रखी होती है तो वही संख्या बहुलक कहलाती है। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी मीन बहुलक नहीं होती, बल्कि उसके सामने जो संख्या दे रखी होती है वो बहुलक होती है। सतत श्रेणी में जो सूत्र है, जेड सिंबल है इसका बहुलक का, जेड इक्वल टू L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1
माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई। यहां हम ध्यान रखेंगे L1 का मतलब है कि जो वर्गंतराल दे रखा है उसकी लोअर लिमिट क्या है। ये 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। इसमें जो सपोज 50 से 60 वाला वर्ग आपका ऐसा है जिसमें आपको बहुलक छांटना है, तो इसमें लोअर लिमिट कौन सी हुई? 50 60 में 50 लोअर लिमिट होगी। सतत श्रेणी के बहुलक की जो प्रक्रिया है निकालने की, कैलकुलेट करने की, इसमें सबसे पहले आपको देखना पड़ता है कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है। जैसे खंडित श्रेणी में देखा था हमने, तो F के कॉलम में जाएंगे हम लोग, आवृत्ति वाले कॉलम में जाएंगे, बारंबारता वाले कॉलम में जाएंगे और उसमें देखेंगे कि कौन सी संख्या सबसे बड़ी है। यहां से हम शुरू करेंगे। जब वो संख्या निकाल लेते हैं हम लोग, तो उसके बाद में बहुलक वर्ग निकलता है कि वो सारी संख्याएं उस लाइन में कौन कौन सी हैं, बहुलक वर्ग। और ये बहुलक वर्ग को नाम देते हैं हम लोग वर्ग अंतराल के नाम पर। ये 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 30 से 40, जिसमें भी सबसे बड़ी संख्या आई है आवृत्ति के रूप में, वो पूरी जो कतार है, जो संख्या दे रखी है, जो वैल्यू दे रखी है, वो सारी हमारी बहुलक वर्ग में आती है। उदाहरण के लिए 50 से 60 वाला हमारा वर्ग आया, बहुलक वर्ग लिखना पड़ता है, बहुलक वर्ग 50 से 60। अब फॉर्मूला फिट करेंगे L1 मीन्स लोअर लिमिट। लोअर लिमिट कौन सी हुई 50 60 में? 50 L1 हो गया। अब F1, F के कॉलम में 50 के सामने 50 से 60 वाले कॉलम में जो संख्या दे रखी थी F के कॉलम में, वो हमारा होता है F1। तो सामने संख्या होती है बहुलक वर्ग में F। बहुलक वर्ग की जो आवृत्ति होती है वो F1 कहलाती है। बहुलक वर्ग की जो आवृत्ति है, बारंबारता है, उसे हम F1 कहते हैं। फिर F0, 0 1 से पहले आता है, तो बहुलक वर्ग की आवृत्ति से ठीक ऊपर वाली आवृत्ति, एक तो बहुलक वर्ग की आवृत्ति है, उसे हम F1 कहेंगे, और उससे F1 से ठीक ऊपर, उस आवृत्ति से ठीक ऊपर जो आवृत्ति दे रखी है, जो संख्या दे रखी है, वो F0 कहलाती है। F0 F1। और F1 के ठीक नीचे जो संख्या दे रखी होती है वो F2 कहलाती है। F1 सामने वाली, F1 से ऊपर वाली F0, F1 के ठीक नीचे वाली F2। तो F1 हो गया, F0 हो गया अपॉन 2F1। 2F1 का होता है F1 में 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है। जो F1 जो बहुलक वर्ग में जो आवृत्ति थी उसका दुगना 2 का मल्टीप्लाई करके, 2 का गुणा करके उसको यहाँ लिखेंगे। और F0 जो मैंने बताया था F1 से ऊपर वाली संख्या वो F0 है, वो यहाँ जाएगी। और F2 जो F1 की नीचे वाली संख्या है वो इस जगह पर होगी, इंटू आई। आई का मतलब डिफरेंस बिटवीन अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। उच्चतर सीमा और निम्नतर सीमा में क्या अंतर है? 50 से 60 आपका आया था, कितना अंतर रहा इसमें? 10 का अंतर रहा। 50 से 60 में से 50 को माइनस करेंगे तो 10 आएगा, तो वो आई हमारा यहां पर आएगा। मैं पुनः बता दूं, L1 लोअर लिमिट 50 से 60, उदाहरण के लिए अगर आपका बहुलक वर्ग है तो 50 यहां पर आएगा, प्लस F1 लोअर जो आपका मोड ग्रुप है, बहुलक वर्ग की जो आवृत्ति है वो F1 है। बहुलक वर्ग की आवृत्ति से ठीक ऊपर वाली जो संख्या आवृत्ति के रूप में दे रखी है उसको माइनस करेंगे F0 के रूप में, मतलब वो F0 होगा अपॉन 2F1, F1 का दुगना 2 का मल्टीप्लाई, माइनस F0 F1 से ठीक ऊपर वाली संख्या, माइनस F2 F1 से नीचे वाली संख्या होती है, F2 कहलाती है। और इंटू आई, अपर लिमिट और लोअर लिमिट का जो अंतर होता है, जैसे 50 से 60 में 10 का अंतर है, आपका 15 से 20 भी हो सकता है ना, मतलब कितने का भी अंतर, तो वो हमारा आई के रूप में यहाँ पर आएगा। और इस प्रकार से हम लोग मोड कैलकुलेट करते हैं। अब बात करेंगे हम माध्यिका के सूत्रों के बारे में। माध्यिका को भी हम 3 श्रेणियों में कैलकुलेट करते हैं, व्यक्तिगत श्रेणी, खंडित श्रेणी और सतत श्रेणी। व्यक्तिगत श्रेणी में जब माध्यिका कैलकुलेट करते हैं तो एक वितरण दिया होता है, कुछ संख्या रखी होती हैं,
जो कि आरोही क्रम में नहीं होती। आरोही मीन्स असेंडिंग ऑर्डर में, बढ़ते हुए क्रम में नहीं होती। कोई संख्या छोटी है, कोई बड़ी है, फिर छोटी आ गई, इस तरह से संख्या उल्टी सीधी लिखी रहती है। तो सबसे पहला काम है मीडियन जब निकालते हैं कि जो संख्या रखी है उनको हम आरोही क्रम में उनको सेट करें। छोटी संख्या पहले, फिर उसके बाद उससे बड़ी, उसके बाद उससे बड़ी, उसके बाद उससे बड़ी, और सबसे बड़ी संख्या कहाँ आती है? सबसे आखिर में। सबसे छोटी संख्या शुरू में आती है और सबसे बड़ी संख्या सबसे बाद में आती है। तो बढ़ते हुए क्रम में संख्याओं को रखा जाता है, ऐसे आरोही क्रम करते हैं। तो पहले जो पद दे रखे हैं, पदों को आरोही क्रम में रखना पड़ता है, और जब आरोही क्रम में पदों को रख दिया जाता है तो फिर एक सूत्र होता है मीडियन नंबर निकालने का, और वो सूत्र है n+1/2th आइटम। n का मतलब है जितनी संख्याएं हैं, जैसे आपको 10 संख्या दे रखी है तो उनका टोटल कितना हुआ? 10 यहाँ लिखेंगे हम लोग, +1 11 हो गए, अपॉन 2 कितना हुआ? 5.5 आया आंसर। अब 5.5 का मतलब है कि जो 10 संख्या दे रखी है आपको, उसमें 5वीं संख्या भी लेंगे प्लस 6वीं संख्या भी लेंगे, अपॉन 2 का भाग कर देंगे। या तो 5वीं होती, या तो 5, अगर 5 आंसर आता तो सीधे सीधे 5वें नंबर का पद जो होता वो हमारा मध्य का संख्या कहलाता, मीडियन नंबर कहलाता। लेकिन या 6वां संख्या होती, 6 आंसर आता, तो हम 6वीं जो संख्या होती थी उसको हम मीडियन नंबर के रूप में पॉइंट आउट कर सकते थे। लेकिन जब 0.5 आता है, 5.5, तो उसमें 5वीं और 6वीं दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे और 2 का भाग देंगे, वो आंसर निकलेगा। अगर 7.5 है तो उसमें 7वीं संख्या, जो 7वां पद है वो, और 8वां पद है 7.5 के लिए, 7वां और 8वां दोनों संख्याओं को जोड़ करके 2 का भाग देंगे, तब जाकर के वो हमारा निकलेगा। अगर 9.5 है तो 9वां और 10वां दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे, 2 का भाग देंगे, और इस प्रकार से ये हमारा निकलेगा मीडियन नंबर। खंडित श्रेणी में जब मीडियन निकालते हैं हम लोग तो उसका सूत्र भी n+1/2th आइटम, या हिंदी में कहेंगे n+1/2वां पद। तो यहां पर यह ध्यान रखना है खंडित श्रेणी में कि जो फ्रीक्वेंसी आवृत्ति का जो स्तंभ है उसका जो कुलयोग है वो n होता है। आवृत्ति वाला स्तंभ है, बारंबारता वाला जो स्तंभ है उसका कुलयोग n के रूप में होता है, और इस प्रकार से हम ये निकालते हैं। सतत श्रेणी में 2 सूत्र लगाए जाते हैं। पहला सूत्र है n/2th आइटम, द्वितीय श्रेणी में और खंडित में n+1/2 था, और यहां पर सतत श्रेणी में n/2। n का मतलब है आवृत्तियों का योग, जो कुल योग रखा है आपका आवृत्तियों n हो गया, उनमें 2 का भाग देंगे आप, वो आपका मीडियन नंबर हो गया। स्मॉल m से मैंने इंडिकेट किया है। अब इतना हो जाता है, n का स्मॉल m का आंसर आ गया हमारा, जो भी आंसर आता है। उसके बाद एक फॉर्मूला और लगाना पड़ता है मीडियन के लिए कैपिटल M के रूप में, और वो है L1 + L2 - L1 अपॉन F स्मॉल m - C। ये पूरा फॉर्मूला होता है। स्मॉल m मीडियन नंबर, कैपिटल M मीडियन, L1 जो मीडियन ग्रुप है उसकी लोअर लिमिट बता चुके हैं हम लोग मोड के बारे में, मोड के संदर्भ में। यहां पर जो हमारा मीडियन ग्रुप है उसकी लोअर लिमिट L1 कहलाती है। L2 अपर लिमिट, मतलब जो मीडियन ग्रुप है हमारा उसकी अपर लिमिट L2 कहलाती है। फिर पुनः -L1 या L1 घटा देंगे। F मीडियन ग्रुप के सामने जो आपकी संख्या लिखी हुई है फ्रीक्वेंसी के रूप में, वो F हो गया। F आ चुका है पहले भी, पहले F1 आया था, यहाँ वही F है ना। अब स्मॉल m हमने आंसर निकाला ही था, यहाँ पर वो जाएगा। और C जो होती है मीडियन निकालते समय संचयी आवृत्ति या संचयी बारंबारता का कॉलम बनाना पड़ता है। तो जो मीडियन ग्रुप है उससे ठीक ऊपर वाले ग्रुप की संचयी आवृत्ति वो C कहलाती है। तो इस प्रकार से मैंने आज कोशिश की कि आपको मीन, मोड, मीडियन अर्थात मध्य का
माध्य, माध्यिका और बहुलक तीनों के अलग अलग श्रेणियों में क्या क्या सूत्र होते हैं उनको बताने की। और उम्मीद है कि आज का ये मेरा लेक्चर आपको पसंद आया होगा और आप इसको ध्यान में रखते हुए सांख्यिकी के जो सवाल होंगे उनको आप करने की कोशिश करेंगे।